Welcome to the class. Today we are going to talk about some advanced vocabulary items. आज हम अंग्रेजी के कुछ एडवांस्ड वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे. अंग्रेजी सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. हम सीखना चाहते हैं और अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं. अच्छी तरह से बोलने के लिए हमारे पास वोकेबलरी होना जरूरी होता है, वर्ड्स होना जरूरी होता है. हम अपने सेंटेंसेस में वर्ड्स को अच्छी तरह से यूज कर सके और उसका इंप्रेसिव ढंग से इस्तेमाल कर सके, ये सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी बात पर यह निर्भर करता है कि हम अपनी बात को दूसरों के सामने कितनी अच्छी तरह रख सकते हैं. दूसरे को अपनी बात समझाना और ठीक से समझा पाना एक बहुत अहम आर्ट की तरह है. हम जब भी कुछ बोलते हैं और दूसरे लोग हमारी बात सुन लें, उनको हमारी बातें अच्छी लगे, उनको हमारी बातें इंप्रेसिव लगे, ये ध्यान रखना बोलने वाले के लिए जरूरी है. और ऐसा करने से के लिए हमारे पास वर्ड्स का अच्छा स्टॉक होना जरूरी है. वर्ड्स के बारे में ठीक से जानकारी होना जरूरी है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको आज कुछ खास वर्ड्स के बारे में बताएंगे. अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे वर्ड्स बहुत दूसरे भाषाओं से आए हैं. बहुत सारे वर्ड्स हर भाषा में आते हैं दूसरे भाषाओं से. क्योंकि अंग्रेजी लगभग दुनिया के हर क्षेत्र में बोली जाती है, तो दुनिया में और जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, उनमें से सभी का प्रभाव अंग्रेजी के ऊपर कभी न कभी ठीक से पड़ा है. यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है. अब हम ये देखें कि किस तरह से कुछ खास भाषाओं के वर्ड्स ने अंग्रेजी में अपने लिए खास जगह बनाई है. और जब हम उन वर्ड्स को ठीक से समझते हैं, तो वे वर्ड्स और ठीक से समझकर, ठीक से जानकर, और जब उसका हम ठीक से अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लिखने में यूज करते हैं, जब हम उसका ठीक से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी राइटिंग, हमारा स्पीच अच्छा बन जाता है, इंप्रेसिव होता है, और फिर हम अपनी बात ठीक से कह सकते हैं. तो आज हम उस तरह के कुछ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं. लैटिन भाषा का संबंध अंग्रेजी के साथ बहुत पुराना है, बहुत पुराना है. बहुत सारे वर्ड्स वहां से आए हैं, उनके खास मीनिंग होते हैं, और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो इंप्रेसिव बनता है. तो आप कुछ वर्ड्स पर ध्यान दीजिए. एक वर्ड होता है लैटिन का बोनाफाइड. हमने सुना है, जब आप कहीं किसी सर्टिफिकेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोनाफाइड बोलते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट. एक्चुअली ये दो अलग अलग वर्ड है, और इसका इस्तेमाल बोनाफाइड, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट स्पीच में ऐसे बोलना चाहिए, बोनाफाइड. तो उसका मतलब होता है ऑथेंटिक. अब आप देखिए, हमने यहां पर एक सेंटेंस दिया है, शी हैज एस्टैब्लिश्ड हर पोजीशन एज ए बोनाफाइड सेलिब्रिटी. बोनाफाइड सेलिब्रिटी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड पर्सन, इस यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो आपको सीखना चाहिए. दूसरा वर्ड है डिफैक्टो. डिफैक्टो का मतलब है इट एग्जिस्ट्स बट नॉट एक्सेप्टेड. इस स्लाइड से ठीक से पढ़िए. He has established himself as a de facto leader of the party. ठीक है? He has established himself as a de facto leader of the party. ये existing but not accepted मीन के सेंस में यूज होता है. So de facto leader, de facto president, इस यहां भी ये हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं इसका. Impromptu, spontaneous, without preparation, इसका भी इस्तेमाल हम एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं. He made an impromptu speech
अबाउट ऑनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम किसी को कुछ बोलने के लिए कहते हैं और बिना किसी तैयारी के जब स्पॉन्टेनियसली कोई बोलता है, तो वहां पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इम्प्रॉम्प्टू। क्विड प्रो को, समथिंग फॉर समथिंग इन एक्सचेंज। जैसे हम आपके लिए कुछ करें और आप मेरे लिए कुछ करो। जब एक दूसरे को फेवर किया जाता है तो उस तरह के सिचुएशन में क्विड प्रो को इस्तेमाल होता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये क्विट प्रो को नहीं है, ये क्विड प्रो को, ये लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है, हमारे लिए जानना जरूरी है। एडहॉक, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। एडहॉक टीचर, एडहॉक एम्प्लॉय, एडहॉक अरेंजमेंट। हम इसका भी एडजेक्टिव की तरह काफी फ्रीली इस्तेमाल करते हैं। तो समथिंग इसका होता है फॉर द टाइम बीइंग in a specific situation, the judge appointed an ad hoc committee to study the project. So, temporary के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। pro rata मतलब proportionately। तो जब हम जैसे हमारा 2 घंटे का काम है और 2 घंटे के काम के लिए 1000 रुपए की फी है, तो काम आधा घंटा ही हुआ, तो हम उसको प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे कि 1 घंटे के लिए 500 रुपया और आधा घंटे के लिए 250 रुपया। तो जब काम आधा घंटे का हुआ तो उसका पेमेंट सिर्फ 250 रुपए का होगा। इस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है कि हम इसको बोलते हैं प्रोरेटा। सो फीस आर कैलकुलेटेड ऑन ए प्रोरेटा बेसिस। एक और वर्ड होता है मोडस ऑपरेंडी। इसका इस्तेमाल भी काफी किया जाता है, हम रेगुलरली सुनते हैं और बोलते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये लैटिन का वर्ड है। ए वेरी स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग समथिंग। बैड बॉसेस ऑफन हैव रिकॉग्नाइजेबल मॉडस ऑपरेंडी। सो काम करने का पर्सनलाइज्ड तरीका इसका मतलब हुआ। तो इस आप जब ये ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। एक और वर्ड होता है जो भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्टेटस को, मतलब current situation. So there is no desire to change the current status quo. So ये सारे मोस्टली एडजेक्टिव्स हैं, लैटिन से आए हुए हैं, कुछ बहुत ही कॉमनली यूज्ड होते हैं जब हम बोलते हैं, तो और इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी भाषा अच्छी हो जाएगी और आप इंप्रेसिव साउंड करेंगे। अब आप कुछ वर्ड्स देखिए जो लैटिन के से नहीं, फ्रेंच से आए हैं। फ्रेंच और अंग्रेजी का भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड लगभग नेबरिंग कंट्री हैं यूरोप में, और फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच लोग फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश से सुपीरियर मानते आए हैं। हालांकि आप ये जानना भी जरूरी है कि हर भाषा का अपना कल्चर, अपना समाज, अपना इतिहास होता है, और हमारी नजर में कोई भी भाषा एक दूसरे से ज्यादा बड़ी और छोटी नहीं है। भाषा को हम वर्टिकल एक्सिस पर नहीं देख सकते हैं, भाषा को जब भी देखना होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखा जाता है। लेकिन कुछ मान्यताएं होती है, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ हमारी अपनी समझ होती है, और कुछ ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर भी होता है। तो इस तरह से फ्रेंच बोलने वाले अपनी भाषा को अंग्रेजी के ऊपर से ज्यादा ऊपर मानते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी की सरलता और महानता है, सिंप्लिसिटी, और which makes anything great. I'm sure you know that something simple is elegant, and everybody appreciates something simple and simplicity. It's a good virtue. तो ये it's the virtue, simplicity is the virtue of English, that it has accepted lot of French words also to make itself richer, impressive. तो अब देखिए à la carte, ये एक वर्ड है à la carte। इसका मतलब होता है अलग अलग चीजों को पिक करना। तो कभी हम जो एक पैकेज का डील नहीं हो, हम अलग अलग चीजों को पिक करते हैं, इसका मतलब होता है à la carte। तो इस तरह की वर्ड सब जब सीखेंगे तो उसका इस्तेमाल
और उसका स्पेशल मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पर जब आपका ध्यान जाएगा तो फिर ये इस्तेमाल करने में आसान हो जाएगा आपके लिए। इंडिविजुअल आइटम्स ऑन ए लिस्ट विच आर नॉट पार्ट ऑफ ए प्री डिसाइडेड पैकेज, इसका ये मीनिंग होता है। इट वॉज मोर एक्सपेंसिव टू ईट à la carte। तो जब हम कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट भी अपने आप में एक फ्रेंच वर्ड है, जो हम इंडिया में रेस्टोरेंट बोलते हैं और फ्रेंच में रेस्तरां कहा जाता है। तो आपने आपने इस तरह के बातें सुनी होंगी लोगों को बोलते हुए। फ्रेंच में उसका प्रोनाउंसिएशन है रेस्तरां, और हम जब हिंदी में या अंग्रेजी में बोलते हैं, खास करके इंडिया में जब हम ये बोलते हैं तो उसको रेस्टोरेंट बोलते हैं। तो और उसमें कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। जब एक बात जब हम कुछ बोलते हैं और दूसरे लोग समझते हैं तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं तो कभी-कभी बफे में और एक पैकेज डील में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब हम अलग-अलग चुन करके ऑर्डर करते हैं तो उसको à la carte बोल सकते हैं। फॉक्स पा, ये एक और फ्रेंच वर्ड है जिसको जो सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए होता है, र्यूमर फैलाना, गलत इंप्रेशन देना, इस तरह की चीजों के लिए ये यूज किया जाता है। तो ही वॉज अ मास्टर ऑफ फॉक्स पा, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एन मास, ए लार्ज ग्रुप ऑल टुगेदर, पीपल मार्च्ड एन मास। जब बहुत बड़ा ग्रुप एक साथ मार्च करता है तो उसको हम एन मास बोलते हैं। शॉफर, शॉफर का मतलब होता है, एक फ्रेंच का दूसरा वर्ड है डेजिग्नेटेड ड्राइवर। तो जो रिच लोग, अमीर लोग और पावरफुल लोग होते हैं उनके लिए डेजिग्नेटेड स्पेशल ड्राइवर्स होते हैं। जैसे हम टैक्सी का ड्राइवर शॉफर नहीं होता है, लेकिन जब अगर आपकी गाड़ी हो और आपने ड्राइवर हायर किया हो और वो सिर्फ आपके लिए काम करता है तो उसको उस तरह की चीज में वो शॉफर बोलते हैं। डेजावू, ये भी एक बहुत कॉमन वर्ड है फ्रेंच का, जिसका मतलब होता है एक तरह की फीलिंग जिसमें हमको ये महसूस होता है कि ऐसा पहले भी हमारे साथ हुआ है, ऐसा हमने पहले भी सुना है। आप इस स्लाइड को देखिए, ये हमने यहाँ लिखा है, ए फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन और एक्सपीरियंस्ड, a feeling of the current situation that you feel you have experienced before. So when the car broke down again, it was a deja vu. ऐसा हम लोगों के, ये साइकोलॉजिकल चीज भी है, ऐसा हम लोगों के साथ होता है। कई बार हम कुछ सुनते हैं, बोलते हैं, कोई हमसे कुछ कहता है, कहीं जाते हैं तो लगता है ये हमने पहले भी सुना है, इस जगह को शायद हमने पहले भी देखा है। उस तरह की सिचुएशन को डेजा वू कहते हैं। बैंक्वेट, a banquet of flowers. See, I'm sorry. This is bouquet. ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है bunch of flowers. She placed a bouquet of roses on the table. तो ये बुके एक फ्लावर के कलेक्शन होता है, गुच्छे को बोलते हैं। उसमें एक तरह का फूल भी हो सकता है और कई तरह के फूल भी हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज ये एक बंच है, गुच्छे की तरह है, तो उसको बुके कहते हैं। सोवेनियर, सोवेनियर की का मतलब होता है एक यादगार चीज, यादगार एंटिटी। तो जब हम कहीं जाते हैं और उस जगह, उस ट्रिप में या उस जगह, किसी खास जगह से कोई खास चीज खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं सोवेनियर, मतलब वो किसी चीज की याद दिलाता है। तो एक सेंटेंस देखिए यहाँ, ही बॉट ए मॉडल ऑफ रेड लंडन बस एज ए सोवेनियर ऑफ हिज ट्रिप टू लंदन। तो जैसे हम कभी ताजमहल देखने जाते हैं तो वहां से ताजमहल की मूर्ति खरीद लेते हैं, या समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहां से कॉन्क या शंख खरीदते हैं। तो इस तरह की चीजों को सोवेनियर कहा जाता है। ये कुछ फ्रेंच के वर्ड्स हैं जो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे और इसका इस्तेमाल करना जान लेंगे, इसकी मीनिंग को जानेंगे तो अपने लैंग्वेज को इंप्रेसिव बना सकते हैं। अब कुछ इटालियन वर्ड्स देखिए। जुकीनी, ये एक तरह का वेजिटेबल है। इटालियन से भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में आए हैं, तो ये जुकीनी है जो एक तरह का वेजिटेबल होता है। वेंडेटा, तो इसका मतलब होता है एक पुराना रंजिश, long lasting revenge. So Jim was arrested for acting on a vendetta against the man who killed his wife. Inferno, ये एक फायर प्लेस होता है, लार्ज फायर प्लेस जिसके पास में लोग बैठते हैं। तो
इसको हम इन्फर्नो बोलते हैं। यहाँ आप सेंटेंस देखिए, हम यूज कर किया है। पिज्जा एक खाने की चीज है जो बहुत ही कॉमन है, इंडिया में भी बहुत मिलता है, हर शहर में, छोटे बड़े शहरों में मिलता है, लेकिन ये एक इटालियन डिश है, इटालियन ओरिजिन का डिश है। पास्ता ये भी इटालियन ओरिजिन का डिश है जो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जापान में अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोली जाती है। ये लोग जानते हैं, लोग बोलते हैं, और लेकिन लोग आमतौर पर बोलते ही बहुत कम है, और खास करके अंग्रेजी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। लेकिन फिर भी जापानीज भाषा के बहुत सारे वर्ड्स भी इंग्लिश में आए हैं, जैसे टाइफून, सुनामी, कराओके। तो ये एक वेदर फेनोमेना है, टाइफून और सुनामी, जो तूफान से रिलेटेड है। और कराओके एक तरह का सिंगिंग प्रैक्टिस है। तो उसको उसी तरह से एनिमे एक जापानीज स्टाइल का कार्टून है। इमोजी एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है जो हम यूज करते हैं सोशल मीडिया के तौर पर। इसको इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले कुछ शेप्स को इमोजी कहते हैं। कराटे, जूडो, सुमो ये मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है जो जापान से आए हैं, काफी फेमस कॉमनली वर्ड है। और एक वर्ड होता है निंजा, जिसका मतलब होता है जापानीज सोर्ड फाइटर। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे निंजा प्रोग्रामर, निंजा टेक्नीशियन। तो एक वेल ट्रेन्ड प्रोग्रामर को निंजा प्रोग्रामर कह सकते हैं, या वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियन को निंजा टेक्नीशियन कहते हैं। तो इस तरह से ये खास तरह का एडजेक्टिव हो गया है, और इस तरह के वर्ड्स हमारे कई भाषाओं से आए हुए हैं और हम यूज करते हैं।